हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग को कवर करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग को कोशिश करेंगे कि सारा ही कवर हो जाए। अगर नहीं कवर हो पाए तो हम 2 वीडियोस में लगेंगी कि जिसमें हम क्लाउड कंप्यूटिंग को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस, जैसे कि सर्वर्स आगे इसके अंदर, स्टोरेज, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, ये सब के सब क्या है कि इसकी डिलीवरी की जाती है, यानी कि उसको ऑनलाइन ऐसा प्रोवाइड किया जाता है कि कोई भी यूजर कहीं से भी उन सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ओवर द इंटरनेट ऑन अ पे एज यू गो बेसिस, यानी कि जितना आप पे करेंगे उतनी सर्विसेज आपको मिलेंगी। ठीक है, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसकी, जैसे कि ऑन डिमांड सर्विस है, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से कौन सी नहीं है या इनमें से कौन सी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपको लर्न होनी चाहिए कि तो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस की डिमांड के बेसिस पे आपको उतनी सर्विस आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपने सॉफ्टवेयर की डिमांड की है कि आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर चाहिए तो सिर्फ सॉफ्टवेयर मिलेगा। अगर आपको सब कुछ चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, सब कुछ, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस की हर जगह एक्सेसिबल है। रिसोर्स पुलिंग, रिसोर्सेज को हर जगह अवेलेबल कराया जाता है। यहाँ पे कोई भी कहीं से भी उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। रैपिड इलास्टिसिटी, कितना भी हम उसके अंदर स्केलेबल बना सकते हैं उसको, यानी कि उसको कितना भी हम उन रिसोर्सेज को एक्सटेंड कर सकते हैं। राइट। मेजर सर्विस क्या है, पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज, जितना आप यूज कर रहे हैं उतना ही आप पे करेंगे। राइट। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये हमने आपको अभी बताया कि ये सारी की सारी हैं। इसको लर्न करने का तरीका जैसे कि OBRRM। ठीक है, ओ से ऑन डिमांड, बी से ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस रहती है, रिसोर्स पुलिंग रहती है, रैपिड इलास्टिसिटी रहती है, मेजर्ड सर्विस यानी जितना आप पे करेंगे उतनी आपको सर्विसेज मिलेगी। तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको लर्न करनी है। राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद एक डिफरेंस पूछ लिया जाता है, स्केलेबिलिटी, इलास्टिसिटी में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों के दोनों वर्ड थोड़े सिमिलर लगते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? स्केलेबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं रिसोर्सेज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड डिमांड, यानी कि हम जो रिसोर्सेज को इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, किसके बेस पे? डिमांड के बेस पे। ठीक है, तो ये होती है स्केलेबिलिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? ऑटोमेटिकली एडजस्ट रिसोर्सेज इन रियल टाइम। रियल टाइम में जो रिसोर्सेज हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनको कितना इंक्रीज होना है, कितना डिक्रीज होना है, वो उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं और उस हिसाब से अपने को एडजस्ट कर रहे हैं। तो वो हो गई इलास्टिसिटी। स्केलेबिलिटी क्या होती है? ये हम प्लान करते हैं कि अगर डिमांड इंक्रीज हो गई है तो हमें इतने रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे अपने, तो ये प्लान्ड है। ये ऑटोमेटिक होती है, क्योंकि वो प्लान नहीं होती, ये अपने आप ही रियल टाइम के हिसाब से अपने आप बढ़ती घटती रहती है। ठीक है, अब ये लॉन्ग टर्म रहता है स्केलेबिलिटी, ये शॉर्ट टर्म रहती है। ठीक है, अब स्केलेबिलिटी प्लान ग्रोथ है और जो इलास्टिसिटी वो क्या है? ऑटोमेटिक स्ट्रेचिंग है। ठीक है, तो ये दो आपको इनके डिफरेंस पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है मल्टी टेनेंसी। मल्टी टेनेंसी वर्ड का क्या मतलब होता है? मल्टीपल कस्टमर शेयर द सेम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाइल देयर डेटा रिमेन्स आइसोलेटेड। ए है, बी है, सी है और डी है, ये सब के सब सेम क्लाउड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, बट इनका जो इसका डेटा बी को नहीं पता, बी का डेटा इन ए सी डी को नहीं पता, सी का डेटा ए बी डी को नहीं पता, डी का डेटा ए बी सी को नहीं पता। तो ये सारे के सारे जो इनके डेटा है वो सिक्योर रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं। राइट। तो एग्जांपल जैसे जीमेल, जीमेल है, हम क्या करते हैं अपना जस्ट वहाँ पे एक अकाउंट बनाते हैं और जो अकाउंट है एबीसी, सपोज कोई पर्सन है, उसके अकाउंट में उसकी जितनी मेल्स हैं किसी थर्ड पर्सन को या सेकंड पर्सन को नहीं पता कि उसके मेल में क्या आया है, तो वो क्या है? एक आइसोलेशन ही है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट 365 है। ठीक है, सेल्स सोर्स है, सेल्स फोर्स है, तो ये सारे के सारे क्या है? आपके मल्टी टेनेंसी के एग्जाम्पल है। नाउ अब एक आता है ये प्रोवाइडर, इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आते हैं कि प्रोवाइडर गिवन है, ठीक है, उसकी फुल फॉर्म बताओ, उसकी फंक्शनैलिटी बताओ या उसका यूज बताओ। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। AWS की फुल फॉर्म क्या है? Amazon वेब सर्विस। ठीक है, एज्योर का मतलब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। और GCP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है। IBM क्लाउड क्या है? IBM के नाम से ही जाना जाता है। ओरेकल क्लाउड, ओरेकल इसकी फुल फॉर्म इसके नाम से जाना जाता है। अब ये जो ये AWS है, Amazon वेब सर्विस, कब लॉन्च हुआ था? 2006 के अंदर। प्रोवाइडर कौन है इसका? Amazon ही है। मार्केट लीडर इन कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे ज्यादा ये यूज होता है। ठीक है, पॉपुलर AWS सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करता है? ये EC2 यानी कि वर्चुअल मशीन्स के अंदर, जिसमें IaaS है, उसके अंदर ये EC2 यूज होता है। ऑब्जेक्ट की स्टोरेज करानी हो तो हम S3 यूज करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये लेकिन मेरे को लगता है ये मेन एग्जाम के हिसाब से ज्यादा रिलेवेंट रहेंगे, क्योंकि उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बट हम प्री को भी एक मेंस की तरह ही थोड़ा लेके चलेंगे कि कुछ नहीं पता कि क्या क्वेश्चन का लेवल आ जाए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, क्या पता ये भी आ जाए आपका प्री में, तो आपको हर तरह से तैयारी करनी है। राइट। नाउ
रिलेशनल डेटाबेस सर्विस RDS और लैम्डा सर्वरलेस कंप्यूटिंग और EKS क्यूबरनेट सर्विस। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं आपको ये लर्न करना है, कुछ इंपॉर्टेंट है ये, तो ये आपको एटलीस्ट इन सबको तो लर्न कर लीजिएगा। AWS के अंदर ये सारी की सारी सर्विसेज हैं जो कहाँ कहाँ प्रोवाइड की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में क्या होता है, प्रोवाइडर आपका है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, नाउ स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन विद विंडोज एंड माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट। ठीक है, विंडोज और जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स है उसके साथ इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसकी सर्विसेज क्या है, एज्योर वर्चुअल मशीन्स के साथ यूज़ किया जाता है, ब्लॉक स्टोरेज के लिए, एसक्यूएल डेटाबेस के लिए, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में इसका यूज़ होता है। ठीक है, ऐप सर्विसेज के अंदर, क्यूबरनेट सर्विसेज में यूज़ होता है ये, राइट। नाउ अब आता है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है वो कहाँ यूज़ होता है, वो पहले तो प्रोवाइडर्स का गूगल ही है, ये AI के लिए जाना जाता है, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, इन सब के काम करता है ये। पॉपुलर क्या क्या है, गूगल कंप्यूट इंजन है। ठीक है, गूगल क्लाउड स्टोरेज, गूगल ऐप इंजन जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में यूज होता है, गूगल क्यूबरनेट्स इंजन और बिग क्वेरी। क्यूबरनेट्स वर्ड जो है वो अभी आपको लेटर आपको पता लग जाएगा ये क्या है। ठीक है, अभी आप जस्ट लर्न कर लीजिए कि ये सारे के सारे क्या है, ये सारी सर्विसेज गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती है। नाउ IBM क्लाउड आता है। IBM क्लाउड की सर्विसेज क्या है, वर्चुअल सर्वर्स प्रोवाइड करना, वेटसन AI क्लाउड डेटाबेस को प्रोवाइड करना, ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनका, ओरेकल डेटाबेस, कंप्यूट इंस्टेंसेस और स्टोरेज सर्विसेज। बेसिकली आपका मेन जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और जो सबसे 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 इंपॉर्टेंट है वो है AWS। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो ये देख लेना। अब उसके बाद आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ये जो ये है इसका ओवरऑल हमें गिवन है, प्रोवाइडर ये सब है, पॉपुलर कंप्यूटर सर्विसेज क्या है, पॉपुलर स्टोरेज डिवाइसेस क्या है। तो जो AWS है इसकी सर्विस अभी हमने देखी EC2 है। ठीक है, और ये स्टोर कहाँ होती है, ये S3 के अंदर स्टोर। एज्योर है, इसकी एज्योर वर्चुअल मशीन। ठीक है, यहाँ ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये स्टोरेज कहाँ है इसकी, ब्लॉक स्टोरेज के अंदर। GCP क्या है, GCP की कंप्यूटर सर्विसेज क्या है, कंप्यूट इंजन है ये, क्लाउड स्टोरेज के अंदर स्टोर होता है ये। IBM क्लाउड जो है वो वर्चुअल सर्वर्स, और ये कहाँ पे इसका स्टोरेज सर्विस है इसकी, क्लाउड ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ये स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपको इन दोनों की कंप्यूटिंग सर्विसेज और क्लाउड और सॉरी स्टोरेज सर्विसेज इन सबके पता होनी चाहिए कि स्टोरेज सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं ये वाले, और कंप्यूट सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। ओरेकल क्लाउड के अंदर कंप्यूट इंस्टेंसेस को कंप्यूट करना, वो इसकी कंप्यूटिंग सर्विसेज है, और जो स्टोरेज सर्विस है वो क्या है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ठीक है, नाउ एज कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, अब इसमें डिफरेंस क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, डेटा प्रोसेस इन सेंट्रलाइज्ड क्लाउड डेटा सेंटर, की सेंट्रलाइज्ड क्लाउड डेटा सेंटर है, वहां पे डेटा को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। एज कंप्यूटिंग क्या होता है, एज डेटा को प्रोसेस किया जाता है नियर द सोर्स, यानी कि डिवाइस यूजर के पास, वहां इसको प्रोसेस किया जाता है टू रिड्यूस द लेटेंसी, ताकि डेटा डिले कम हो, राइट। तो ये क्या है, ये एज कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि वो जो मतलब मेन क्लाउड है वहां पर सारा का सारा डेटा प्रोसेस किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस पता लग गया। अब सर्वरलेस कंप्यूटिंग क्या होती है, सर्वरलेस कंप्यूटिंग क्या होती है ये देखते हैं। डेवलपर्स डिप्लॉय फंक्शंस, इसमें फंक्शंस को डिप्लॉय किया जाता है, इसको फंक्शन एज अ सर्विस भी बोला जाता है सर्वरलेस को। ठीक है, नो सर्वर मैनेजमेंट, यहाँ कोई सर्वर मैनेज नहीं किया जाता। इवेंट ड्रिवन एग्जीक्यूशन होता है, पे ओनली व्हेन द फंक्शन रन, जब फंक्शन रन होगा तभी पे किया जाएगा। जैसे एग्जांपल है AWS लैम्बडा। ठीक है, ये याद रखना कि AWS लैम्बडा किसका एग्जांपल है, तो आपसे ऑप्शन में ये पूछ लिया जाएगा, इसका है, SaaS का है, IaaS है, या फिर FaaS। तो आपको पता होना चाहिए ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है FaaS का। ठीक है, नाउ अब ये सारी सारी सर्विसेज देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता है, क्लाउड प्रोवाइडर ऑफन वर्चुअलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, इसमें कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जैसे सर्वर्स हुआ, स्टोरेज, नेटवर्किंग, वर्चुअल मशीन, ये सब कुछ प्रोवाइड की जाती है वर्चुअली। द कस्टमर इंस्टॉल एंड मैनेज द ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस एंड डेटा, जो कस्टमर है ना वो इंस्टॉल करेगा, मैनेज करेगा क्या क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम को, एप्लीकेशन को और डेटा को। यानी कि इसमें बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड हो रहा है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड हो रहा है, बाकी सब कुछ कस्टमर जो है, यूजर है, वो अपने बिहाफ पे हैंडल करेगा, राइट। अब प्रोवाइडर क्या क्या प्रोवाइड करता है ये पूछा जाएगा सर, और जो यूजर है वो क्या हैंडल करता है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए इसको सेपरेट सेपरेट रखा है मैंने। प्रोवाइडर क्या मैनेज करेगा, सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग, वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, इतना। अब
यूजर क्या क्या मैनेज करेगा, यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा, इसके अंदर मिडलवेयर, रन टाइम, एप्लीकेशन, डेटा, ये सारा का सारा काम किसका है, यूजर का है। एग्जाम्पल इसके पूछ लिए जाए तो वो भी पता होना चाहिए। EC2, EC Amazon EC2 जो है वो IaaS के अंदर आता है। माइक्रोसॉफ्ट एजोर वर्चुअल मशीन है, गूगल कंप्यूट इंजन है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के। अब ये कब यूज किया जाता है, बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन नीडिंग मैक्सिमम कंट्रोल ओवर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। जब ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हमारे पास ही रहे, ठीक है, हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर लेना चाहते हैं, बाकी सब कंट्रोल हम अपने पास रखना चाहते हैं, तब ये हम IaaS को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या है, द प्रोवाइडर सप्लाइज अ कंप्लीट प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग एप्लीकेशंस। प्रोवाइडर क्या करता है, सप्लाई करता है कंप्लीट प्लेटफॉर्म को, जिसमें क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, डिप्लॉय किए जाते हैं एप्लीकेशंस। अब डेवलपर क्या करता है, फोकस ओनली ऑन राइटिंग कोड एंड मैनेजिंग द डेटा। जो डेवलपर है वो, उसको बस इतना काम है कि वो अपना कोड लिखेगा और मैनेज करेगा डेटा को, ठीक है, बाकी सब कुछ क्या जो है प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा। जैसे कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने सर्वर, नेटवर्क, वर्चुअल मशीन ये सब देखा था। ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। मिडलवेयर भी प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा, जिसपे हम रन करेंगे अपने कोड को, वो रन टाइम जो है वो भी क्या है, प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा। यूजर क्या करेगा, यूजर सिर्फ मैनेज करेगा अपनी एप्लीकेशन को और डेटा को, बस। तो ये होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एग्जाम्पल जैसे कि गूगल ऐप इंजन है, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ऐप सर्विस है, ठीक है, ये सब के सब है बेस्ट फॉर एप्लीकेशन डेवलपर्स। नाउ नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है। सॉफ्टवेयर एज सर्विस क्या है, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, जैसे कि सब कुछ हमें कुछ मैनेज नहीं करना, सब कुछ प्रोवाइडर ही प्रोवाइड करेगा, हमें जैसे उसको यूज करना है। तो ये है रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट। यूजर सिंपली एक्सेस द एप्लीकेशन विदाउट वरिंग अबाउट इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस। उसको कुछ इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस से नहीं मतलब, उसको सिर्फ उस सॉफ्टवेयर को लेना है और उसको क्या करना है, यूज करना है। जैसे कि सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर सब कुछ प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा। यूजर क्या करेगा, सिर्फ यूजर सेटिंग्स और डेटा एंटर्ड इनटू द एप्लीकेशन, उसको सिर्फ अपना डेटा एंटर करना है और कुछ सेटिंग्स है वो उसको सेट करके उसको एप्लीकेशन को यूज कर सकता है। एग्जाम्पल जैसे जीमेल है, एप्लीकेशन है, हमें क्या करना है, हमें जस्ट लॉगिन करना है, अपना कुछ अकाउंट बनाना है और उसमें हमारा डेटा आता रहेगा, ठीक है, डेटा को मैनेज करना है, कौन से मेल्स रखने हैं, कौन से डिलीट करने हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 है, ठीक है, गूगल डॉक्स है, ठीक है, ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो ये आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। बेस्ट फॉर एंड यूजर हु वांट सॉफ्टवेयर विदाउट मैनेजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं करना, हमें जस्ट सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो उस केस में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बेस्ट ऑप्शन है। नाउ कंपैरिजंस क्या क्या रहेंगे, अब फुल फॉर्म है इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। यूजर क्या क्या मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्स, डेटा, सब कुछ क्या करता है यूजर मैनेज करेगा। प्रोवाइडर सिर्फ हार्डवेयर, नेटवर्किंग, स्टोरेज यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे EC2 है, VM है, वर्चुअल मशीन, ठीक है, गूगल कंप्यूटिंग इंजन है, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल हैं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में एप्लीकेशन और डेटा ये यूजर मैनेज करेगा, बाकी रन टाइम, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब कुछ प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा। और एग्जांपल इसके क्या है, गूगल ऐप इंजन, एज्योर ऐप सर्विस, ठीक है, ये सबके सर्विस के किसके एग्जांपल है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या आता है, इसमें सिर्फ हमें सॉफ्टवेयर मिलेगा, यूजर को सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज करना है, ठीक है, बाकी सब कुछ जितना भी है इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, सर्विस, सॉफ्टवेयर सब कुछ प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट 365, सेल्सफोर्स, ये सब के सब किसके एग्जांपल हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के। अब इसमें ये पूछा जाए कि कंट्रोल, अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, कंट्रोल किसमें डिक्रीज होगा, किसमें इंक्रीज होगा, तो यूजर का कंट्रोल जैसे जैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर की तरफ जाएगा, जैसे यहाँ पे ये IaaS है, ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जैसे जैसे ये इस इधर जाएगा तो यूजर का कंट्रोल क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है, जब जैसे जैसे हम सॉफ्टवेयर एज सर्विस, क्योंकि यूजर का कंट्रोल कहाँ है, सब कुछ तो वो प्रोवाइडर ही प्रोवाइड कर देगा ना जब यहाँ तक आएंगे तो, ठीक है। अब प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, जैसे जैसे हम यहाँ जाएंगे प्रोवाइडर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी प्रोवाइडर को और ज्यादा चीजें देनी पड़ेगी यूजर को। इसमें तो कुछ नहीं था, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा था, इसमें कुछ प्लेटफॉर्म दे रहा है, इसके अंदर सारा का सारा सॉफ्टवेयर ही दे रहा है, ठीक है, तो ये वो बोल रहा है। अब IaaS है, उसमें रेंट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये वही चीजें बोल रखी हैं। PaaS के अंदर रेंट करता है प्लेटफॉर्म को टू बिल्ड एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन। SaaS के अंदर क्या करता है, यूज रेडीमेड सॉफ्टवेयर। अभी किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, विच क्लाउड सर्विस मॉडल प्रोवाइड्स वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन कौन प्रोवाइड करता है, तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है ना, तो ये कौन प्रोवाइड करता है, IaaS। विच सर्विस मॉडल इज मेनली used by application developer,
कौन एप्लीकेशन डेवलपर जो इसको अपना डेवलप करना है एप्लीकेशन, तो यानी कोडिंग करनी है, तो उसको क्या चाहिए, उसको तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो ये आ जाएगा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब जीमेल किसका एग्जाम्पल, जीमेल सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का एग्जाम्पल है। विच क्लाउड सर्विस मॉडल ऑफर द हाईएस्ट लेवल ऑफ यूजर कंट्रोल, तो हाईएस्ट लेवल यूजर कंट्रोल की यूजर के पास सबसे ज्यादा कंट्रोल रहे, तो वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इन विच सर्विस मॉडल डज द क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो करता होता है इसमें प्रोवाइडर, मतलब कि मैनेज कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज सर्विस में करता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस और भी हैं, लेकिन इन्हीं को घुमा फिरा के और थोड़ा सा मतलब कि अलग अलग स्टेटमेंट्स में देके वो इस तरह से पूछ लेंगे आपसे, तो क्वेश्चंस तो इसमें यही बनते हैं, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, लेकिन इन्हीं को घुमा फिरा के स्टेटमेंट वाइज आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इस हिसाब से तैयारी कीजिएगा। आपको आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बेसिकली जो प्री एग्जाम है उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स को देखा जाएगा, और जो आपका मेंस होगा उसमें आपके एप्लीकेशंस, कॉन्सेप्ट्स, आपकी सिचुएशंस दे दी जाएंगी, तो वो इस तरह से आपकी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन बना देंगे, लेकिन इसके अंदर इतने ट्रिकी नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपको ये सब पता है ना, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, तो आप ये इजीली क्रैक कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, राइट। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या है? क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल रिफर्स टू डिफाइंस वेयर द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिप्लॉयड, जहाँ पे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय किया जाए, वही क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल है। हु कैन एक्सेस, और कौन उसको एक्सेस कर सकता है ये भी देखा जाएगा, ठीक है। देयर आर 4 डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, कौन कौन से? पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड कम्युनिटी क्लाउड। ये सारे के सारे हमारे क्या है, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक क्लाउड के अंदर क्या है, एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ओन्ड एंड मैनेज बाय थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एंड शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर। कोई थर्ड पार्टी है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका ओनर है, उसको एक थर्ड पार्टी मैनेज कर रही है, और जैसे ये है, इसको एक थर्ड पार्टी ये मैनेज कर रही है, ठीक है, और इसको वेरियस वेरियस यूजर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पब्लिक क्लाउड है। एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। शेयर रिसोर्सेज है, पे एज यू गो प्राइसिंग, ठीक है, जितना हमें यूज करना है क्लाउड का स्पेस चाहिए हम उतना पे करते हैं। हाईली स्केलेबल है, कितना भी हम उसको बढ़ा सकते हैं, ज्यादा स्पेस की जरूरत है हम और ले सकते हैं, ठीक है। हाईली स्केलेबल है, लो मेंटेनेंस की मेंटेनेंस बहुत लो रहती है, तो ये है पब्लिक। इसके करेक्टर इसके सारे फीचर्स जो है ना वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है, सॉरी इसके एडवांटेजेस क्या है, लो कॉस्ट रहती है, इजी टू डिप्लॉय है, हाई अवेलेबिलिटी रहती है, इलास्टिक और स्केलेबिलिटी अच्छी रहती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, लेस कंट्रोल, कि यूजर का इतना कंट्रोल नहीं रहता इसके ऊपर। लोअर कस्टमाइजेशन, इसमें कस्टमाइजेशन नहीं की जा सकती। सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर सेंसिटिव डेटा, क्योंकि सब यूज कर रहे हैं इसको, तो थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न रहता है इसके अंदर। एग्जांपल जैसे कि अमेजोन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये सारे के सारे क्या है इसके एग्जांपल हैं। बेस्ट फॉर स्टार्टअप, जो स्टार्टअप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, स्मॉल टू मीडियम बिजनेसेस हैं, उनके लिए ये बेस्ट है कि वो पब्लिक क्लाउड को यूज करें। प्राइवेट क्लाउड क्या है, प्राइवेट क्लाउड होता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका क्लाउड है कि उसने ले लिया कि ये सारा का सारा जो स्पेस है ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज होगा, ठीक है। तो ये क्या है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेडिकेटेड टू अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। उसके फीचर्स क्या है, एक्सक्लूसिव एक्सेस है, हाई सिक्योरिटी रहेगी, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया है, उसको बाहर से और कहीं से भी उसको कोई मतलब नहीं है, तो सिक्योर रहेगा डेटा, ठीक है। मोर कंट्रोल रहेगा क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करेगी उसको। कैन बी ऑन प्रीमिसेस और होस्टेड। अब एडवांटेजेस क्या है, सिक्योर रहेगा, बेटर कंप्लायंस, ग्रेटर कस्टमाइजेशन। डिसएडवांटेज रहेगा क्योंकि एक डेडिकेटेड क्लाउड मिल रहा है, तो इसकी कॉस्ट हाई रहेगी, रिक्वायर्स मोर मैनेजमेंट, ठीक है। ये जैसे बेस्ट है किसके लिए, बैंक्स के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, हेल्थ केयर हो गए, लार्ज इंटरप्राइजेस हो गए, उनमें ये किसको अप्लाइड, जो प्राइवेट क्लाउड है उसको यूज किया जाता है। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है कि इसमें पब्लिक प्राइवेट दोनों को भी यूज किया जाता है, जैसे कि कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, अलाउइंग डेटा एंड एप्लीकेशन टू बी मूव बिटवीन देम, जैसे कि कंबाइन सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी, की सिक्योर भी रहे और स्केलेबल, क्योंकि पब्लिक तो स्केलेबल था, जो प्राइवेट था वो सिक्योर था, तो इसमें दोनों को ही कंबाइन करते हैं कि सिक्योर भी रहे और हम अगर बढ़ाना चाहें स्पेस को, क्लाउड को, तो हम उसकी सर्विसेज को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सेंसिटिव डेटा स्टेज इन प्राइवेट क्लाउड, जो सेंसिटिव डेटा है उसको हम प्राइवेट में रखेंगे। पब्लिक क्लाउड हैंडल लेस सेंसिटिव वर्कलोड्स। एडवांटेजेस क्या है इसके, कॉस्ट इफेक्टिव है, फ्लेक्सिबल है, इम्प्रूव डिजास्टर रिकवरी, बेटर परफॉर्मेंस, राइट। डिसएडवांटेजेस क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स टू मैनेज, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है मैनेज करना, क्योंकि इसमें दोनों के फीचर्स को हमें देखना पड़ता है। इंटीग्रेशन चैलेंजेस आते हैं। अब एग्जांपल क्या है, एक बैंक स्टोर्स कस्टमर डेटा इन प्राइवेट क्लाउड, एक बैंक ने स्टोर किया कस्टमर के डेटा को प्राइवेट क्लाउड में, क्योंकि वो सिक्योर इन्फॉर्मेशन है, बट यूजेस अ पब्लिक क्लाउड फॉर इट्स वेबसाइट बैकअप, ठीक है। बैकअप के लिए, वेबसाइट्स के लिए वो पब्लिक क्लाउड को यूज करता है, तो ये गुड वे है, दोनों को यूज करके वो अपना
सेंसिटिव डेटा को प्राइवेट में रख रहा है, और जो इतना सेंसिटिव नहीं है जैसे वेबसाइट्स हो गई, एप्लीकेशन होगी, तो वो उसको पब्लिक क्लाउड के थ्रू ऑपरेट कर रहा है, राइट। कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है? अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्ड बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। एक क्लाउड है, उसको मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर रही हैं विद सिमिलर रिक्वायरमेंट, जैसे कि टीचिंग, स्कूलिंग, कॉलेज, ये सब के सब एक पर्टिकुलर क्लाउड को, जो एजुकेशन है वो एजुकेशन सिस्टम एक पर्टिकुलर क्लाउड को कर रहा है, हेल्थ जो सिस्टम है, ठीक है, वो सारा का सारा एक पर्टिकुलर क्लाउड को यूज कर रहा है, तो वो हो गया कम्युनिटी क्लाउड, ठीक है। तो ये क्या है, सच है सिक्योरिटी, कंप्लायंस, रेगुलेटरी नीड्स। फीचर्स क्या है इसके? शेयर्ड अमंग अ स्पेसिफिक ग्रुप, एक स्पेसिफिक ग्रुप में शेयर होता है, मोर सिक्योर देन पब्लिक क्लाउड, कोस्ट शेयर्ड अमंग मेंबर, जो मेंबर्स रहेंगे इसके कम्युनिटी के, वो उसकी कोस्ट को शेयर करते हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो गए, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ये इसके एग्जांपल है। नाउ कंपैरिजन देख लेते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड और कम्युनिटी, इनके बीच में इसमें क्या है, ओनरशिप किसके पास रहती है? थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के पास। प्राइवेट के अंदर सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हाइब्रिड के अंदर ही पब्लिक प्राइवेट दोनों रहता है, कम्युनिटी के अंदर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के पास रहती है इसकी ओनरशिप। यूजर्स कोई भी हो सकता है पब्लिक के अंदर, प्राइवेट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, हाइब्रिड के अंदर मिक्स्ड, और कम्युनिटी के अंदर स्पेसिफिक कम्युनिटी रहेगी। कॉस्ट इसकी लो रहती है, ठीक है, प्राइवेट की हाई रहेगी, हाइब्रिड की मीडियम रहती है, और कम्युनिटी की क्या होती है, शेयर कर लेते हैं, शेयर्ड हो जाती है सारी सारी पोस्ट। सिक्योरिटी वाइज जो पब्लिक है क्लाउड है वो मॉडरेट, ठीक है, पर प्राइवेट क्लाउड हाईली सिक्योर सिक्योर है, और जो हाइब्रिड क्लाउड है वो भी सिक्योर है, प्राइवेट भी सिक्योर है, और कम्युनिटी भी सिक्योर है, ठीक है। स्केलेबिलिटी इसकी बहुत हाई रहती है पब्लिक क्लाउड की, प्राइवेट की लिमिटेड रहती है, हाइब्रिड की भी हाई रहेगी, और जो कम्युनिटी क्लाउड है उसकी मीडियम रहती है। कंट्रोल पब्लिक के अंदर लो रहता है, ठीक है, लो कंट्रोल, प्राइवेट के अंदर ज्यादा कंट्रोल रहता है, हाइब्रिड में भी कंट्रोल अच्छा रहता है, कम्युनिटी के अंदर क्योंकि शेयर्ड है वो, तो कंट्रोल शेयर ही रहता है कि आप मतलब कि सबका ही उसके अंदर, सब कोई हर कोई कंट्रोल कर सकता है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो शेयर कर रही है, ठीक है। तो सिक्योरिटी ऑर्डर, एक मिनट इसको देख लेते हैं। तो सिक्योरिटी ऑर्डर कैसा रहेगा? प्राइवेट के अंदर सबसे कम, फिर हाइब्रिड, कम्युनिटी, और फिर सबसे ज्यादा जो कम सिक्योर है वो है पब्लिक, ठीक है। अब पोस्ट ऑर्डर देखते हैं कि पोस्ट ऑर्डर के अंदर पब्लिक की कोस्ट कम आती है, फिर उससे ज्यादा कम्युनिटी की, फिर उससे ज्यादा हाइब्रिड की, फिर सबसे ज्यादा प्राइवेट की कोस्ट रहती है। स्केलेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं, पब्लिक और हाइब्रिड दोनों इजी एक बराबर ही स्केलेबल रहते हैं, ठीक है, और उससे कम स्केलेबल कम्युनिटी, और उससे कम प्राइवेट, ठीक है। तो ये ऑर्डर्स आपको पता होने चाहिए, इन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे आपके। नाउ वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? वर्चुअलाइजेशन क्या है? वर्चुअलाइजेशन इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिएटिंग वर्चुअल वर्जन्स ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, जैसे कि सर्वर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज ऑन अ सिंगल फिजिकल मशीन। देखिए क्या कह रहा है, जैसे कि हमारी सिंगल मशीन है, हमारा लैपटॉप ही ले लेते हैं, ठीक है, हमने उसमें क्या किया, एक विंडो इंस्टॉल की, अब उसके ऊपर हम वेरियस वेरियस अलग ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने लिनक्स को यूज किया, मैक यूज किया, तो हम उसमें अलग ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। मशीन एक थी, हमने उस पर अलग अलग रिसोर्सेज बना दी, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम ले आए हम उसके ऊपर। तो ये होता है वर्चुअलाइजेशन की, हर ऑपरेटिंग सिस्टम को लगेगा कि जो ये कंप्यूटर है, पीसी है, सीपीयू है, ये उसी को ही डेडिकेटेड है, ठीक है। तो ये होता है वर्चुअलाइजेशन। इट अलाउज मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स टू रन इंडिपेंडेंटली ऑन द सेम फिजिकल हार्डवेयर। एक हार्डवेयर पे अलग अलग वर्चुअल मशीन्स रन कर सकती हैं, ठीक है। वन फिजिकल सर्वर कैन रन, एक फिजिकल सर्वर क्या रन कर सकता है? विंडोज सर्वर वर्चुअल मशीन, लिनक्स वर्चुअल मशीन, उबंटू, और या फिर ईच वर्चुअल मशीन बिहेव्स लाइक सेपरेट कंप्यूटर, ठीक है। हर एक वर्चुअल मशीन को लगेगा कि वो एक्ट करेगी एज अ सेपरेट कंप्यूटर की, जैसे सारा कंप्यूटर उसी को ही डेडिकेटेड है, अब उसी के मतलब वो रिसोर्सेज उसी को ही डेडिकेटेड है उस वर्चुअल मशीन को, ठीक है। हाउ वर्चुअलाइजेशन वर्क, कैसे वर्क करती है कि जैसे फिजिकल हार्डवेयर है, उसके ऊपर यहाँ पे एक मेन होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, उसके ऊपर हाइपरवाइजर्स होंगे, उसके ऊपर वेरियस वर्चुअल मशीन 1 2 3 4 इस तरह हो सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे सारे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ही टाइप्स हैं, ठीक है, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वही हो गया। फिर उसके ऊपर एप्लीकेशन,
इसकी इसकी सबकी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि इस तरह के लेवल होते हैं। ठीक है, कि यानी कि पहले फिजिकल हार्डवेयर है, फिर हाइपरवाइजर, फिर वर्चुअल मशीन, फिर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, फिर एप्लीकेशन। हाइपरवाइजर जो होता है वो कहाँ आता है, वो आता है हार्डवेयर और वर्चुअल मशीन के बीच में, जो उसको हैंडल करता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसी की तरह लगभग लगभग काम करता है ये। ठीक है, जो मेरा मेन हार्डवेयर है, ठीक है, और वर्चुअल मशीन्स ऊपर है, तो ये जो हाइपरवाइजर है ये बीच में रहता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है ना हमारा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, ऐसे ही हमारा हाइपरवाइजर वो क्या करेगा, एलोकेट करेगा सीपीयू को, रैम को, स्टोरेज एंड नेटवर्क रिसोर्सेज को। अब टाइप्स क्या क्या रहते हैं वर्चुअलाइजेशन के? सर्वर वर्चुअलाइजेशन, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन एंड नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। ये सारे के सारे क्या है, इसके टाइप्स हैं। तो सर्वर वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स ऑन ऑन वन फिजिकल सर्वर, कि जो मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स हैं वो सारी की सारी एक सर्वर के ऊपर रन होंगी। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन में वर्चुअल डेस्कटॉप्स फॉर द यूजर्स, यूजर के लिए वर्चुअल वर्चुअल डेस्कटॉप्स आए होंगे। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में कंबाइन मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस इनटू वन लॉजिकल स्टोरेज, मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस को एक स्टोरेज की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, कंबाइन किया जाएगा। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क, में वर्चुअल वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट किए जाएंगे। तो मतलब कि ये टाइप्स हैं सर्वर का। अगर हमें मल्टीपल वर्चुअल मशीन एक सर्वर पे चाहिए, ठीक है, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन यानी कि उसमें हम वर्चुअल डेस्कटॉप्स यूजर के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन आगे इसमें स्टोरेज अलग अलग होगी और उसको क्या किया जाएगा, एक जगह उसको मैनेज किया जाएगा मेन स्टोरेज के अंदर। और नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन जिसमें क्रिएट किया जाएगा वर्चुअल नेटवर्क को। ठीक है, अब सर्वर वर्चुअलाइजेशन एक एक को देखेंगे। सर्वर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, सिंगल फिजिकल सर्वर उसको हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, इनटू मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स यूजिंग अ हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर की हेल्प से उनको एक सर्वर को हमने वर्चुअल मशीन 1 2 3 4 5 इस तरह से डिवाइड कर दिया। ईच वर्चुअल मशीन हैज इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। हर वर्चुअल मशीन की अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, अपना खुद का एप्लीकेशन रहेगा। ये एडवांटेजेस क्या है, बेटर हार्डवेयर यूटिलाइजेशन, कॉस्ट रिडक्शन रहेगी, इजी मैनेजमेंट रहेगा और स्केलेबल रहेगा। ठीक है, एडवांटेजेस क्या रहते हैं, बेटर हार्डवेयर यूटिलाइजेशन, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, इजीली मैनेज हो जाता है और स्केलेबल रहता है। एग्जांपल क्या है, वन फिजिकल सर्वर रनिंग ऑन विंडोज सर्वर जैसे उबंटू एंड रेड हैट लिनक्स साइमल्टेनियसली, राइट। तो ये इसका एग्जांपल है। नाउ डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट रन्स ऑन सेंट्रलाइज्ड सर्वर। एक सर्वर है हमारा, उसी के ऊपर हमारा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट रन कर रहा है इंस्टेड ऑफ अ यूजर्स लोकल कंप्यूटर। ठीक है, इसमें क्या यूजर एक्सेस देयर डेस्कटॉप रिमोटली, यानी कि यूजर अपना डेस्कटॉप रिमोटली एक्सेस कर सकता है। ठीक है, उसको फिजिकली उस पीसी के पास बैठने की जरूरत नहीं है, वो कहीं से भी अपने उसको हैंडल कर सकता है। ठीक है, पीसी को, डेस्कटॉप को। इसमें एडवांटेज क्या है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, ठीक है, इनहैंस सिक्योरिटी रहती है, इजीली मेंटेनेंस है इसकी। ठीक है, और एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता है, बस उसको अपना आईडी पासवर्ड पता होना चाहिए, तो वो अपने पीसी को कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। नाउ एग्जांपल क्या है, वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर इसका एग्जांपल है। ठीक है, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, कंबाइंस मल्टीपल फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस इनटू सिंगल लॉजिकल स्टोरेज पूल। मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको एक सिंगल स्टोरेज पूल में कन्वर्ट कर देता है, ये कंबाइन कर देता है। सिंप्लीफाइड स्टोरेज मैनेजमेंट, बेटर यूटिलाइजेशन एंड इजियर बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी। इजी बैकअप और डिजास्टर रिकवरी होती है इसमें। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन क्या है, क्रिएट मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क्स ओवर द सेम फिजिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ये क्रिएट करता है मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क्स को ओवर द सेम फिजिकल नेटवर्क। एडवांटेजेस क्या है इसके, बेटर सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबल नेटवर्क मैनेजमेंट और इम्प्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन इसमें क्या रहता है, क्रिएट्स मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क्स ओवर द सेम फिजिकल नेटवर्क। एक फिजिकल नेटवर्क है उस पे वो मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क्स को क्रिएट कर रहा है। तो इसमें एडवांटेजेस क्या है इसके, बेटर सिक्योरिटी रहेगी, फ्लेक्सिबल नेटवर्क मैनेजमेंट है, इम्प्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन की, रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज किया जा रहा है। एग्जाम्पल क्या है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ये इसका एक एग्जाम्पल है, राइट। अब नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन। वो क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन, मल्टीपल आइसोलेटेड यूजर एनवायरनमेंट शेयर द सेम होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल। जैसे मैंने आपको बताया ये हार्डवेयर है, ठीक है, इसके ऊपर मेन मतलब कि हो सकता है कि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर डायरेक्टली हाइपरवाइजर भी आ सकता है, वो हम देखेंगे लेटर ऑन। तो लगा के चलो कि इसके ऊपर एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब इसके ऊपर वेरियस वर्चुअल मशीन हमने कर दी, यानी कि इस मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज है,
हमारा पीसी है उसमें विंडोज है, उसमें हमारा ठीक है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, तो उसके ऊपर हम वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लेके आ सकते हैं, जैसे लिनक्स को लेके आ सकते हैं, मैक को लेके आ सकते हैं, अलग अलग को लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा एक अलग अलग वर्चुअल मशीन की तरह एक्ट करेगा, लेकिन उसका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम तो विंडो रहेगा ना। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जैसे डॉकर्स हो गए, लिनक्स कंटेनर्स हो गए, तो ये सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। ये लाइट वेट रहते हैं, फास्ट स्टार्टअप है, ठीक है, एफिशिएंट रिसोर्स यूसेज, इसमें रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, एक आता है एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन। एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? एप्लीकेशन रन इन एन आइसोलेटेड वर्चुअल एनवायरनमेंट विदाउट बीइंग फुली इंस्टॉल्ड ऑन यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पे पूरी तरह से इंस्टॉल होने की बजाय वो अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है, जैसे कि ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन बहुत सारी है, ठीक है, और एक ये वाली एप्लीकेशन है बहुत सारी। ठीक है, और ये वर्चुअल मशीन 1 है, ये वर्चुअल मशीन 2 है, और ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो अब ये इस पे पूरा इंस्टॉल हो, इससे बजाय है ये इस पे ही इंस्टॉल हो जाए, क्योंकि ठीक है, तो इस पे इंस्टॉल होना इसका ज़्यादा ईज़ी भी होगा और फास्ट भी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, तो इस वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल हो जाएगी, तो वो होता है एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन। ईजियर डिप्लॉयमेंट, फ्यूअर सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट्स, इम्प्रूव कंपैटिबिलिटी, जैसे एग्जांपल इसका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऐप। डेटा वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है? प्रोवाइड यूनिफाइड व्यू ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज विदाउट फिजिकली मूविंग और कॉपिंग द डेटा, कि हमारे पास सारा डेटा हम एक साथ देख सकते हैं फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज से, जितना भी डेटा है हम एक साथ फेच कर सकते हैं, ले सकते हैं, देख सकते हैं विदाउट फिजिकली मूविंग और कॉपिंग द डेटा। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को लेके जाने की बजाय, कॉपी करने की बजाय हम देख सकते हैं। रियल टाइम एक्सेस टू डेटा फ्रॉम डिफरेंट डेटाबेस से हम एक्सेस कर सकते हैं। मेमोरी वर्चुअलाइजेशन भी होता है, कंबाइन फिजिकल मेमोरी फ्रॉम वन और मोर सिस्टम्स इनटू सिंगल लॉजिकल मेमोरी पूल। ये इंप्रूव करता है मेमोरी यूटिलाइजेशन को। तो इन सब में कंपैरिजन देख लेते हैं फटाफट से। सर्वर वर्चुअलाइजेशन क्या है? व्हाट इज वर्चुअलाइज में फिजिकल सर्वर जो है उसको वर्चुअलाइज किया जाएगा। एग्जांपल जैसे इसका है VMware ESXi। डेस्कटॉप में यूजर डेस्कटॉप को वर्चुअलाइज किया जाता है, और एग्जांपल इसका VDI है। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में स्टोरेज डिवाइसेस, और इसका एग्जांपल सैन स्टोरेज पूल। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में नेटवर्क रिसोर्सेज, और इसका एग्जांपल है VLAN। ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका एग्जांपल है डॉकर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन, एप्लीकेशंस, और इसका एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एपी। डेटा वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या वर्चुअलाइज किया जाता है? डेटा रिसोर्सेज को, और जो एग्जांपल है वो है डेटा इंटीग्रेशन टूल्स। मेमोरी वर्चुअलाइजेशन के अंदर रैम, और इसका एग्जांपल है वर्चुअल मेमोरी सिस्टम्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क और डेस्कटॉप, ये वर्चुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, राइट। और सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल, क्योंकि इसमें कंटेनर्स आता है, डॉकर्स आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कोई पूछा जाए तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन। और बाकी वर्चुअलाइजेशन में होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ बेनिफिट्स क्या रहते हैं वर्चुअलाइजेशन के? हार्डवेयर बेटर यूटिलाइज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट रिड्यूस होती है, डिप्लॉयमेंट फास्ट हो जाता है, बैकअप रखना इजी रहता है, डिजास्टर रिकवरी इजी रहती है, स्केलेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, आइसोलेशन बिटवीन द वर्चुअल मशीन्स, और इजी टेस्टिंग और डेवलपमेंट रहती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है इसके बेनिफिट्स हैं। हमने वर्चुअल मशीन्स पढ़ा था। अब हमने वर्चुअल मशीन्स देखा था। वर्चुअल मशीन्स होती क्या है? वर्चुअल मशीन एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटर है, जिसका क्या है, एक वर्चुअल अपना खुद का सीपीयू, रैम, डिस्क, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ये रहता है। ईच वर्चुअल मशीन आइसोलेट रहती है दूसरी वर्चुअल मशीन से। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स है, कंटेनर्स हैं, डॉकर्स है, क्यूबरनेट्स है, वो सब कवर करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।